गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज क्या दो ही लोग हैं? गुड इवनिंग सर। सो MVE 005 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं लास्ट 2-3 डेज, और जिसमें हम लोग डिफरेंट काइंड के मैनेजरल स्किल, डिफरेंट मैनेजरल एक्टिविटी इन द फर्म, ऑर्गेनाइजेशंस, फैक्ट्रीज, बहुत सारी चीज़ हम लोग डिस्कस की। और हम लोग लगभग 12 यूनिट डिस्कस कर चुके हैं, और हमारे पास अभी काफ़ी टाइम है। तो आज का बेसिकली सेशन में कुछ नया डिस्कस नहीं करते हैं। आप लोगों ने अगर मटेरियल पढ़ा हो, कुछ क्वेश्चन आंसर हो तो उनको पूछेंगे। कोई डाउट्स हो इस पर्टिकुलर कोर्स से संबंधित और एनी जनरल क्वेरी, या फिर हम दोबारा से एक एक ब्लॉक को एक एक फिर ओवरव्यू एक लेंगे, just to revise and just to sensitize the difficult what we could not cover due to paucity of time. So first, do you have any question? Sir, we can revise, and one chapter we missed one day. Yeah, unit 6 we have missed, but it is not available on eGyan course. I see. So what we will do, we will try to get it print out and we will just scan and discuss. Okay. So okay, because दोबारा से एक एक करके रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आप लोग भी उसमें थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा इफ एनीथिंग लेफ्ट। Okay. MVE 5 के फर्स्ट ब्लॉक की फर्स्ट यूनिट थी टास्क ऑफ ए प्रोफेशनल मैनेजर, जिसमें हमने जाना, सबसे पहले जाना हमें प्रोफेशनल मैनेजर कौन से होते हैं। प्रोफेशनल मैनेजर वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन को डील करते हों। जैसे आपने देखा होगा IT मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर और HR मैनेजर। सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफेशन। उस पर्टिकुलर प्रोफेशन को डील करने वाले को प्रोफेशनल मैनेजर कहते हैं। एवरी मैनेजर इज प्रोफेशनल मैनेजर because he or she is dealing some professional sector. उनके भी कुछ स्पेसिफिक टास्क होते हैं जो हमने डिस्कस किए थे। जस्ट हम लोग क्विकली गो थ्रू करते हैं इसको। पहला जो टास्क है प्रोफेशनल मैनेजर का, प्रोवाइडिंग पर्पसफुल डायरेक्शन टू द फर्म। कोई भी फर्म है और उसका पर्टिकुलर कोई प्रोफेशन को वो डील करता है। से फॉर फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजमेंट ही ले लीजिए। इफ द मैनेजर इज डूइंग प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, सो उस फर्म को प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करना प्रोफेशनल मैनेजर का फर्स्ट टास्क होता है, क्योंकि वो एक लीडर के रूप में काम करता है। प्रोफेशनल मैनेजर इज कंपेयर्ड विद कैप्टन ऑफ शिप। एक कैप्टन के शिप से उसकी कल्पना की, इसकी
समानता की है उसकी, उसको एक कैप्टन के मैनेजर के रूप में कंपेयर किया है कि जिस तरह शिप के कैप्टन के बिना शिप को रन करना पॉसिबल नहीं है, एंड दैट मे बी क्रैश एनीवेयर। Similarly, without manager, any firm cannot perform, any firm cannot do better production. Better को छोड़िए, even production is not possible without manager. So first task of professional manager is providing professional direction to the firm. किस टाइप की डायरेक्शंस होंगी? मीन्स जैसे हमने कहा कि प्रोफेशनल मैनेजर एक कैप्टन होता है, एक वो मॉनिटर होता है, चीज़ों को देखता है कि उसको चीज़ें सही ढंग से चल रही हैं, नहीं चल रही हैं। तो टाइम टू टाइम वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है अपने जो टॉप मैनेजमेंट हैं या फिर लोअर डाउन मैनेजमेंट हैं, उन सबको प्रॉपर टॉप मैनेजमेंट को फीडबैक देता है और नीचे वाले को वो डायरेक्शन देता है कि आपको इस तरह से एक्टिविटी करनी है, सो दैट आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन में बी इंक्रीज एंड में बी एट हाई। जिसमें एक एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक लार्ज अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जो सब्सिडरी जिसकी इंडिया में खोली गई थी, और वो कॉस्मेटिक कफ एंड कोल्ड मेडिकेशन की चीज़ें बना रही थी, और उसकी जो फर्म थी डेट वाज इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में एक मेडिकल प्लांट का प्रोडक्शन करना है, लेकिन उस के लिए रॉ मटेरियल वो प्लांट ही है, यानी कि उस मेडिकल प्लांट की हेल्प से कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट तैयार करना है, लाइक कफ एंड कोल्ड में जो काम आए या कॉस्मेटिक में जो काम आए। लाइक जैसे आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की अगर आप मुरादाबाद या रामपुर के इलाके में जाएं तो वहाँ एक तरह की एक घास होती है जो कॉस्मेटिक चीज़ में यूज होती है, दैट इज गिव्स वेरी गुड फ्रेग्रेंस, आई फॉरगेट दैट नेम, बिल्कुल पुदीने की तरह होती है वो। तो उसको मेंथा, क्या नाम बताया आपने? मेंथा। यस, मेंथा। तो मेंथा इज ए काइंड ऑफ रॉ मटेरियल फॉर दैट अमेरिकन कंपनी। उससे वो लोग डिफरेंट काइंड के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उस के लिए भी कहाँ से वो रॉ मटेरियल लिया जाए, कहाँ से प्रॉपर बेटर क्वालिटी का मेंथा लिया जाए, ये भी एक प्रोफेशनल मैनेजर का टास्क होता है कि उसको सही तरह का अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है दैट में बी डिटरेट, दैट में बी डिक्रीज, और दैट में नॉट बी एट द बेंचमार्क ऑफ जो आपकी क्वालिटी बेंचमार्क हैं, जो ऐसे FSSAI देखता है आपकी, और या फिर आपका ड्रग्स कंट्रोल जो अथॉरिटी है, या फार्मास्यूटिकल्स में भी जो बहुत सारी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैं, उनके बेंचमार्क में अगर प्रोडक्शन नहीं है, और प्रोडक्शन क्वालिटी मार्क तभी होगा जब उसके लिए रॉ मटेरियल प्रॉपर होगा। तो यहाँ आपके जो प्रोडक्शन मैनेजर का दोनों का काम है कि रॉ मटेरियल की क्वालिटी भी इंश्योर करे और उसको किस तरह से और प्योरीफाई करे, फर्दर करे, उसकी डायरेक्शन टाइम टू टाइम लोअर द लाइन मैनेजमेंट को देता रहे। तो दैट इज द फर्स्ट टास्क ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर। द सेकंड टास्क इज मैनेजिंग सर्वाइवल एंड ग्रोथ। Many times it happened that a company is running in a loss and from a long time, and a manager has been appointed there to see what can be done, how this company can be survive. तो उसके लिए एक बहुत टिपिकल और चैलेंजिंग टास्क होता है मैनेजमेंट के लिए, मैनेजर के लिए, उसके सर्वाइवल, सबसे पहले तो सर्वाइवल करे कंपनी का, उसके बाद में फर्दर ग्रोथ करे। सर्वाइवल कब होता है? सर्वाइवल के लिए जैसे मैंने पहले बताया था कि उसके डार्विन का लॉ, जिसको हम जंगल लॉ भी कह सकते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। मीन्स इन टर्म ऑफ फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजमेंट, वट एवर प्रोडक्शन इज हैविंग बेस्ट क्वालिटी बेंचमार्क, वही प्रोडक्ट आपके मार्केट में, वही प्रोडक्ट आपके जो क्लाइंट का जो घर है, वही प्रोडक्ट सर्वाइव करेगा, वही प्रोडक्ट लोगों के द्वारा ज़्यादा लाइक किया जाएगा, लोग उसी को परचेज करेंगे। तो सर्वाइवल के लिए मैनेजर का सबसे पहला काम है कि वो क्वालिटी प्रोडक्शन की तरफ ध्यान दे, और जब क्वालिटी प्रोडक्शन होगा उसके बाद में फर्दर प्रमोशंस की बहुत सारी टेक्निक्स है जो हम आगे पढ़ेंगे। उन टेक्निक्स से आपका प्रोडक्ट डोर स्टेप ऑफ द क्लाइंट, डोर स्टेप ऑफ द यूजर, एक्चुअल यूजर के पास होता हो। तो जब चीज़ें बिकेंगी तो एक तरह से सर्वाइवल, लॉस से हम लोग सर्वाइवल की स्थिति में आ गए, नो लॉस नो प्रॉफिट, जस्ट सर्वाइवल। उसके बाद फर्दर मैनेज करेगा मैनेजर कि अब इसको हाउ वी कैन ग्रोथ।
तो उसमें बहुत सारे जो प्रमोशनल कंडीशंस हैं, एक के साथ एक फ्री है, बहुत सारी, या कुछ सम डिस्काउंट्स ऑन प्राइस या सम एडिशनल वेट ऑफ द प्रोडक्ट। सो बहुत तरह की जो टेक्निक्स हैं जो मैनेजमेंट या जो कंपनी टाइम टू टाइम ऑफर देती रहती हैं। आपने देखा भी होगा, इवन रियल लाइफ में भी आप बहुत सारी चीज़ देख रहे होंगे। इफ़ यू आर परचेजिंग सम डिटर्जेंट देन यू विल सी देन 2 kg is extra if you are purchasing 10 kg of detergent. There are so many type of इस तरह की बहुत सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं। उससे फर्दर ग्रोथ और होती है, क्योंकि हम यूज़र तक पहुंचते हैं और यूज़र उसको फिर प्रॉपर और आगे फर्दर प्रमोशन करता है। देखिए, प्रमोशन, हालांकि इसका टॉपिक नहीं है, बट जस्ट टू डिस्कस, प्रमोशन दो तरह से होता है। एक क्वालिटी अपने आप खुद का प्रमोशन करती है, और एक दूसरा जो बाय डिफरेंट मीन प्रमोशन एजेंट रखते हैं हम लोग, सेल्स मैनेजर्स रखते हैं, और बहुत सारे जो सोशल मीडिया का यूज करते हैं, या उसको, लेकिन सब में जो बेस्ट जो प्रमोशन हो दैट इज प्रोडक्शन की क्वालिटी। जब आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो विदाउट टेकिंग एनी मनी यू आर प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट बाय द पीपल्स, बाय द मासेस। आपने कोई देखिए, अगर कोई प्रोडक्ट बहुत सारा अच्छा आया है मार्केट में और वो किसी एक यूजर ने खरीद लिया, और उस यूजर को खरीदने के बाद वो न जाने कितने लोगों को, थाउजेंड्स लोगों को रिकमेंड करेगा, दैट प्रोडक्ट इज वेरी गुड, आई हैव यूज दैट प्रोडक्ट एंड देयर इज नो साइड इफेक्ट, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें उसकी क्वालिटी के बारे में लोगों के साथ, दैट इज द काइंड ऑफ प्रमोशन। तो प्रमोशन से हमारी जो सर्वाइवल से हम लोग ग्रोथ की तरफ जाते हैं। तो ये दूसरा जो हमारा जो टास्क है मैनेजमेंट प्रोफेशनल मैनेजर का, वो है मैनेजिंग द सर्वाइवल एंड ग्रोथ। द थर्ड टास्क इज मेंटेनिंग फर्म्स एफिशिएंसी इन टर्म ऑफ प्रॉफिट जनरेशन। आपने देखा होगा कि एक मैनेजर के पास सबसे बड़ा टास्क होता है कि इक्विलिब्रियम स्टेज में तो कम से कम रहे। बहुत टाइम क्या होता है कि किसी मैनेजर के आते ही वहाँ लॉस मे बी बाई मैनी अदर रीजन्स, बट उसका जो जिम्मेवार है, द रेस्पॉन्सिबल मेड बाय फर्म, दैट इज प्रोफेशनल मैनेजर ओनली। क्योंकि उससे पहले सब चीज़ें सही चल रही थी, और उनके ज्वाइन करने के बाद जो आपकी जो कंपनी है उनका जो ग्राफ है हल्का सा डाउन होने लगा, या वो फर्दर ग्रोथ नहीं किया, स्टेबल होगा। ऐसे में जो प्रोफेशनल मैनेजर का जो नेक्स्ट थर्ड इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, दैट इज मेंटेनिंग फर्म्स एफिशिएंसी इन टर्म ऑफ प्रॉफिट जनरेशन। कि जो फर्म की एफिशिएंसी कब पॉसिबल है, जब प्रोडक्शन की क्वालिटी कम ना हो, डिटोरेट ना हो, और उसमें जो जितने भी वर्कर हैं वो प्रॉपर सही तरीके से प्रॉपर मोटिवेशन के साथ कंटिन्यूसली काम करते रहें, जैसे पहले करते रहे थे। यानी उनको जो पर्क एंड जो वेजेज हैं वो प्रॉपर मिलती रहें। और इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, दैट इज इनपुट एंड आउटपुट। यानी इनपुट कम इकोनॉमिक, यानी थोड़ा सा कम खर्चा में अगर ज़्यादा बेटर आउटपुट मिले, ऐसी भी टेक्निक्स मैनेजर को, प्रोफेशनल मैनेजर को आइडेंटिफाई करनी है, और उसमें टेक्नोलॉजी कैन प्ले वेरी वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट रोल। So this is the further task of professional manager. Next is meeting the challenge of increasing competition. हमने इस पे पहले भी डिस्कस किया था कि बहुत सारी कंपनियां एक सेम मार्केट में, बहुत सारी कंपनियां उस पर काम कर रही हैं। आपने देखा होगा कि देयर आर सो मैनी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, टोयोटा है, होंडा है, मारुति है, और न जाने कितनी सारी, महिंद्रा है। लेकिन इसमें यहाँ कंपटीशन है सारी कारों के बीच में कि विच कार इज बेटर। और जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, उन सब की अपनी अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, अपने अपने अलग इंटरेस्ट होते हैं, सब लोग अपने अपनी कार को अच्छा बताते हैं। लेकिन प्रोफेशनल मैनेजर को एक रियल उसमें चैलेंज फेस करना पड़ता है कि देयर आर सो मैनी कंपटीटर इन द मार्केट विद हिम और हर। उसको किस तरह से उन चैलेंजेस को मतलब एक तरह से साइड करना है या उन पर विन करना है, तो ये काम एक प्रोफेशनल मैनेजर का है। और वो कैसे पॉसिबल है वो फर्दर हम डिस्कस करेंगे। ऑल्दो प्रमोशन से पॉसिबल है, अपना जो वर्क फोर्स है उसकी क्वालिटी, काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड काइंड ऑफ, इन सब से पॉसिबल है, या फिर अपनी जो मीडिया है उसका प्रॉपर यूज करके वो भी पॉसिबल है। तो ये
एक फर्दर टास्क है प्रोफेशनल मैनेजर का कि वो किस तरह से जो आसपास के जो एनवायरनमेंट में जो सिमिलर काइंड ऑफ फैक्ट्री, सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो उनके साथ काम कर रही हैं, उनके साथ कैसे मैच करें और उनसे कैसे आगे बढ़ने की कोशिश हो। तो दैट इज द फर्दर टास्क ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर। यस, मैनेजिंग फॉर इनोवेशन, क्योंकि ओल्ड टेक्निक्स के साथ और या फिर बिल्कुल सेम टेक्निक्स के साथ पॉसिबल नहीं है, ना ही कंपटीशन कर पाना बाकी कंपनियों के साथ सेम एनवायरनमेंट में, ना ही प्रॉफिट ले पाना, ना ही आपके कस्टमर तक पहुंच पाना। तो यस, फॉर दैट मैनेजमेंट या मैनेजर को, प्रोफेशनल मैनेजर को हैज़ टू थिंक ओवर ऑन द इनोवेशन प्रैक्टिसेस। जब तक वो इनोवेटिव प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपनी फर्म में, अपनी कंपनी में, तो फिर वो भी पीछे रह सकते हैं। इसलिए द नेक्स्ट टास्क इज मैनेजिंग फॉर इनोवेशन। और इनोवेशन करने के लिए वो इनोवेटिव आइडिया इनवाइट कर सकते हैं, उसके बाद उनमें से चुन सकते हैं, जैसे हमने बहुत सारे तरीके हमने पहले भी पढ़े हैं, उनमें से एक सेट बेस्ट इनोवेटिव आइडियाज़ देखें और उन इनोवेटिव आइडियाज़ को यूज कर करके अपनी कंपनी को फर्दर रीच पर पहुंचाएं। तो ये एक फर्दर टास्क है प्रोफेशनल मैनेजर का, क्योंकि इनोवेशन टाइम टू टाइम होते रहने चाहिए। पुराने और जो ओल्ड तरीके हैं उनके साथ डायनेमिक मार्केट में कंपीट कर पाना पॉसिबल नहीं है। फर्दर है बिल्डिंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पे यह है कि सबके साथ एकदम सिमिलर या फिर कॉर्डियल रिलेशन हो, उन सबको मैनेज करना है। उन सबको मैनेज करने के तरीके वही हैं कि उनको जॉब में रिपीट करते रहिए, क्योंकि एक ह्यूमन ब्रेन एक ही काम पे लगाए रहोगे डेट विल बी आइडल। और दूसरे उनको मोटिवेट करिए, उनको डिफरेंट ट्रेनिंग लेने के लिए, ओरिएंटेशन लेने के लिए। तो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटियां, उन सबको देखना है आपके प्रोफेशनल मैनेजर को कि आपकी कौन सी ह्यूमन रिसोर्स को फर्दर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कौन सी ह्यूमन रिसोर्स कौन से पोर्टफोलियो पे बेटर वर्क कर सकती है। सो दिस इज द फर्दर टास्क ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर। प्रॉपर रेनफोर्समेंट देते रहिए, मोटिवेशन देते रहिए, वेज, सैलरी और इन सब के रूप में। एक है रिटेनिंग टैलेंट एंड इनकलकेटिव सेंस ऑफ लॉयल्टी। बहुत बार क्या होता है कि एक कंपनी में बहुत सारे टैलेंटेड ग्रुप होता है, लेकिन हम उसको कई बार साइडलाइन करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने का कोशिश कर रहा है एम्प्लॉय। सो प्रोफेशनल मैनेजर का काम है कि जो टैलेंटेड लोग हैं उनको ऐसे काम में लगाएं जहां उनका टैलेंट प्रॉपर यूज हो सके, और उनमें एक सेंस ऑफ लॉयल्टी इंक्रीज करें, उनमें बिल्डअप करें, ताकि वो लोग अपनी कंपनी के लिए बहुत बारे में ज़्यादा सोचें रेदर देन अदर एक्टिविटीज। जब कंपनी के बारे में सोचेंगे तो कंपनी विल राइज इन टर्म ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस, इन टर्म ऑफ इवन रिकॉग्निशन इन द सोसाइटी। ये एक इम्पोर्टेंट टास्क है प्रोफेशनल मैनेजर का। फर्दर है yes, so what is next? सस्टेनिंग लीडरशिप इफेक्टिवनेस। देखिए, लीडरशिप जो क्वालिटी है वो मैनेजमेंट के साथ साथ जो आपके डिफरेंट सेक्टर्स हैं उन सब में भी लीडरशिप क्वालिटी होती है, लेकिन प्रोफेशनल मैनेजर का काम है कि उन सब लीडरशिप क्वालिटी को एक तरह से मैनेज करने के काम करे, और उसके बाद में जो भी खुद के अंदर या बाकी के, एक तो खुद भी एक लीडरशिप के रूप में हर काम में सबसे पहले आगे आएँ और एक रोल मॉडल या एक अच्छे लीडर बनने का एक एग्जाम्पल दें, so that other sectors, other employee can also be work for the employee।
तो यहाँ पर एक लीडरशिप इफेक्टिवनेस रहे, लीडरशिप क्वालिटी रहे एवरी सेक्टर में और हर लोगों के पास। और जब तक आपका लीडर, इफ द लीडर इज नॉट कॉर्डियल, if the leader is not helpful to the team, if the leader is not thinking about their workforce, if there is no proper communication within the leader and the employee, so वो कंपनी फर्दर ग्रो नहीं कर सकती। इसमें रतन टाटा का एक एग्जांपल लिया था जो हमने पहले भी पढ़ा था कि रतन टाटा को एक बार एक कंपनी में अपॉइंट कर दिया और रतन टाटा ने सभी के साथ कॉर्डियल रिलेशन रखे, सभी की प्रॉब्लम सुनी और उनको सॉल्व किया। ऐसे में रतन टाटा बहुत लंबे समय तक उस कंपनी के चेयरमैन रहे, चूंकि वो ही वाज द काइंड ऑफ गुड एग्जांपल ऑफ दिस लीडरशिप। So this is the further task of professional manager. The next is maintaining balance between creativity and conformity. देखिए, every person have in many terms creativity. तो क्रिएटिविटी किसी नई चीज़ों को खोजना, किसी नई चीज़ों के बारे में सोचना, किसी नए तरीके से किसी जो परंपरागत काम है, जो ओल्ड पैटर्न पर जो बेस्ड काम है उसको नए तरीके से करना, दैट इज काइंड ऑफ क्रिएटिविटी। सो एक कंफर्मिटी मीन्स अपने काम के लिए हमेशा आगे रहना, अपने काम के लिए हमेशा प्रायोरिटी देना। तो एक प्रोफेशनल मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है कि दोनों के बीच में बहुत मैनी टाइम्स व्हाट हैपन, पीपल्स टॉक अबाउट क्रिएटिविटी ओनली, और काम कुछ यानी आउटपुट कुछ हो नहीं पाता है, काम कुछ हो नहीं पाता है। तो ऐसे में दोनों में बैलेंस रखना, क्रिएटिविटी एंड कंफर्मिटी में दोनों में बैलेंस रखना, दैट इज द other important task of professional manager. So there are so many tasks of professional manager, one by one. This is the one more, postponing the managerial obsolescence. आपने देखा होगा कि कई बार आपकी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसमें बहुत सारी चीज़ें इशू होते हैं, बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, या आपके जो लोअर डाउन मैनेजमेंट हो उनसे बहुत सारे डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं। तो इस तरह के डिसएग्रीमेंट या ऑब्सोलेंसेस को रिमूव करने के लिए या उनमें कॉर्डियली बनाने के लिए या उन सब चीज़ों को काइंड ऑफ टाइम बीइंग उनको पोस्टपोन करने के लिए, ये भी एक प्रोफेशनल मैनेजर का इम्पोर्टेंट टास्क होता है, ताकि कंपनी में एक तरह से कॉर्डियल रिलेशंस बने रहें, कोई भी चीज़ें ऊपर से दबाव के रूप में ना, प्रेशर के रूप में काम ना करें। दैट इज द अदर इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर। मीटिंग द चैलेंजेस ऑफ चेंज, यस हमने डिस्कस किया कि मैनी टाइम देर आर सो मैनी चेंज अकर्स इन द विद इन द कंपनी एंड फर्म एंड आउटसाइड ऑफ द फर्म। तो दोनों ही टाइप के जो चेंजेज हैं उनमें बैलेंस बना के रखना, उनको एक तरह से क्लियर करना, जो भी हर्डल्स आ रहे हैं। ये भी एक, जैसे अपने पहले भी कहा हमने कि आउटसाइड चैलेंज कौन कौन से होते हैं, जैसे पॉलिटिकल चैलेंज होते हैं, सोशल चैलेंज होते हैं, इकोनॉमिक चैलेंज होते हैं। कई बार कंपनी या फर्म के पास प्रॉपर फंडिंग थी, अभी नहीं है, ये पॉलिटिकल सपोर्ट थी, अभी नहीं है, या सोशली चीज कंपनी एक्सेप्टेड थी, अभी नहीं है। आपने बीच में एग्जांपल देखा होगा, फॉर द सम टाइम बीइंग मैगी वाज नॉट सोशली एक्सेप्टेड बाय द इंडियंस, ऑल्दो देयर में भी मैनी रीजंस। तो ऐसे में मैगी कंपनी ने किस तरह से चैलेंज को फेस किया होगा उस समय, पॉलिटिकल सपोर्ट भी शायद उस समय थोड़ा सा कम रहा हो, बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि मैगी इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ, ऑल्दो आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट वेदर प्रेजेंटली इट इज गुड और नॉट, बट एक चेंज कंपनी ने फेस किया और उसके साथ उसको कोप अप किया, और अभी भी आप देख रहे हैं कि अभी सिमिलर टाइम पे वो सेल हो रही है प्रॉपर। ऐसे टाइम टू टाइम कंपनीज में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इंटरनली चेंज भी आते हैं। कई बार आपकी पूरी वर्क फोर्स चेंज हो गई, या कुछ लोग रिटायर हो गए, नए रिक्रूट करने पड़े, या कुछ लोग अनट्रेंड लोग थे उनको भी ओरिएंट करना है, ट्रेंड करना है। तो देयर आर सो मैनी एक्सटर्नल इंटरनल चेंजेस, and for that a professional manager has to be very calm and very cooperative and very progressive also, because he has to face all these kind of challenges. Coping with growing technological sophistication, आपने देखा होगा कि कंपनी में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल नीड्स बढ़ जाती हैं, टेक्निकल इंटरवेंशंस बढ़ जाता है टाइम टू टाइम।
तो सोफिस्टिकली उनको किस तरह से डील करना है, क्योंकि आपकी वर्क फोर्स may not be able to use that technological intervention immediately. तो उनको किस तरह से आपको अपनी वर्क फोर्स को धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने ट्रेंड करना है, ओरिएंट करना है, और किस तरह से आपको बाहर से ट्रेनर भी लाने हैं तब, ताकि आपकी कंपनी में वो जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है या टेक्नोलॉजिकल जो नीड है जो अराइज हुई है उसको कोप अप किया जा सके, उसको यूज किया जा सके अपनी कंपनी में। क्योंकि पीपल्स जो लोग टेक्नोलॉजिकल साउंड नहीं होते वो रिडंडेंट होते हैं कि नहीं हम लोग मैनुअली ही काम करेंगे, हम लोग इस आईटी का या इस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे। तो उन सबको कोप अप करना, उन सबको प्रॉपर डील करना, ये भी एक प्रोफेशनल मैनेजर का इम्पोर्टेंट टास्क है। The next is coping with public criticism and political opposition। ये तो हमने चेंज में भी हालांकि डिस्कस कर लिया कि बहुत बार पब्लिक क्रिटिसिज्म होता है, पब्लिक को कोई मैनी रीजंस, पब्लिक को कोई प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पसंद नहीं आता और उसमें पॉलिटिकल भी अपोजिशन हो जाता है। ऐसे में जो आपका जो प्रोफेशनल मैनेजर है, ही हैज़ टू डील वेरी केयरफुली, क्योंकि उसको सोसाइटी का, लोगों का, पब्लिक का फेथ दोबारा से उसको अटेन करना है, और जो पॉलिटिकल अपोजेंट्स हैं उनको रीजन जानने का कोशिश करना है और उनको रिमूव करना या उनको कन्विंस करने की को प्रयास करना, ये भी एक प्रोफेशनल मैनेजर का टास्क है। कोपिंग विद इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एस्पिरेशन। आपने देखा होगा कई बार किसी चीज़ को लिए बहुत सारी एस्पिरेशन बढ़ जाती है कि हमें, या टॉप मैनेजमेंट के एस्पिरेशन होते हैं कि हमें इतना आउटपुट चाहिए, हमें इतना प्रॉफिट चाहिए। इस सबको इतना जल्दी कोई भी मैक्सिमम आउटपुट या एकदम रैंडमली हम कह लेंगे कि हमें अब 50% आउटपुट या 50% प्रॉफिट बढ़ाना है। सो इसको भी कोप करना है, अपने टॉप मैनेजमेंट को भी समझाना है, और इस तरह का अगर कोई सपोज सर्कुलर अपर लेवल से जारी हो गया है कि अब ये टाइम आवर्स बढ़ गए, ये सब बढ़ गए, तो इन दोनों की चीज़ में कॉर्डियल बनाना है, दोनों को एक तरह से ब्रिज करने का काम भी प्रोफेशनल मैनेजर का है। ये भी एक इम्पोर्टेंट टास्क है। मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद वेरियस सोसाइटी सेगमेंट्स। प्रोफेशनल मैनेजर का जो डिफरेंट सोसाइटी के साथ जो रिश्ता है वो प्रॉपर हो। जैसे पहला तो उसका एक रिश्ता है अपने क्लाइंट के साथ, अपने जो वर्क फोर्स है जो उसके साथ काम कर रही है उसके साथ, जो लेबर्स हैं उसके साथ, और जो अपर या टॉप लेवल पर जो मैनेजमेंट है उन सब के साथ प्रॉपर रिलेशंस रखे, और जो सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट तैयार करे, ताकि वो सोसाइटी का फेथ वो कंपनी और वो मैनेजमेंट हासिल कर सके। ये भी एक इम्पोर्टेंट टास्क है प्रोफेशनल मैनेजमेंट का, सॉरी प्रोफेशनल मैनेजर का। तो ये दीज आर द सम इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर। ये हमने दोबारा रिवाइज किया है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सो नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट यूनिट टॉक अबाउट रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर। देखिए वहाँ डिफरेंट काइंड के टास्क थे जो उसको परफॉर्म करने थे, बट हियर वी विल डिस्कस सम responsibilities of professional manager just within 30 seconds.
सो व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर? प्रोफेशनल मैनेजर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि किस टाइप के मैनेजर को हम प्रोफेशनल मैनेजर कहेंगे जो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को डील करता हो. So if we talk about kind of responsibilities, तो पहली responsibilities, first utmost responsibility जो होती है प्रोफेशनल मैनेजर की, that is toward customer. कस्टमर को सेटिस्फाई करना, कस्टमर की नीड को फुलफिल करना, कस्टमर की जो विश है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन तैयार करना, प्रोडक्ट तैयार करना और उनके फीडबैक लेना ताकि अपने जो फर्दर जो अगर कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है प्रोडक्शन में वो टाइम टू टाइम कर सके. सो द मैनेजर मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट द कस्टमर कम्स फर्स्ट. सबसे पहले कस्टमर ही आता है और उसको अंडरस्टैंड करना, उसकी नीड को अंडरस्टैंड करना, ये कंपनी या फर्म की या मैनेजर की फॉरमोस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड द कस्टमर. सो एक प्रोफेशनल मैनेजर को, जैसे हमने कहा कि सबसे पहले अपने कस्टमर को समझना चाहिए, उसकी नीड क्या है, उसको किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए और उसको किन-किन कौन-कौन सी क्वालिटी उस प्रोडक्ट में चाहिए, क्या उसकी रेट की यानी कि प्राइसेस वो एक्सपेक्टेशंस कितनी हैं, यानी कि एवरी कस्टमर वांट द प्रोडक्ट एट चीपेस्ट रेट. ऐसे में मैनेजर की ज़िम्मेवारी हो जाती है प्रोफेशनल मैनेजर की, वो ये काइंड ऑफ सर्वे करे और प्रोडक्ट के बारे में पहले अपना कस्टमर्स का इनपुट ले और उसके बाद में फर्दर उस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारे. देखिए 4-5 चीज़ें हैं जो कस्टमर को सेटिस्फाई करती हैं. नंबर 1 इज़ क्वालिटी. प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो. नंबर 2 ईज़िली एक्सेसिबल हो, हर जगह एक्सेसिबल हो. तीसरा है इम्पोर्टेंट कॉस्ट. कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई ना हो और कॉस्ट कोशिश हो कि वो उसको इकोनॉमिक रेट में अगर कोई प्रोडक्ट मिले. एंड द फोर्थ इज जो हम प्रोडक्शन ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत डल पैकिंग हो, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे. तो 4-5 क्वालिटी हैं जो अगर हम एज ए प्रोफेशनल मैनेजर इन सब चीज़ों को हम ध्यान रख लें तो हम अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं और उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं. तो दिस इज द फॉरमोस्ट responsibility of the customer to satisfy the foremost responsibility of professional manager to satisfy the customer. क्वालिटी कंट्रोल पे चेक करा के प्रोडक्ट पर ओके का निशान हो कि हाँ यस ये प्रोडक्ट अब ठीक है, रेडी टू यूज. तो ये सब प्रोफेशनल मैनेजर का काम है. रेस्पॉन्सिबिलिटीज टुवार्ड शेयर होल्डर. आपने देखा होगा कोई भी कंपनी अकेले रन नहीं की जा सकती. देयर ऑलवेज मैनी शेयर होल्डर विद इन द फर्म और उनका एक पर्टिकुलर शेयर होता है. सपोज करिए 5 to 10 लोग उसमें काम कर रहे हैं तो एवरीबडी हैविंग द इन्वेस्टमेंट रेशो. शेयर होल्डर उसको कहते हैं जो डायरेक्टली उस फर्म में एक तरह से प्रोप्राइटरशिप लेता है. उसमें एक शेयर होता है, अपना एक कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करता है. और वो शेयर होल्डर कौन हो सकते हैं? वो शेयर होल्डर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, यानी कंपनी में जो काम कर रहे हैं उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, या फिर आपने देखा होगा पब्लिक इंटरप्राइज में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी उस कंपनी के शेयर होल्डर हो सकते हैं. और अभी तो आपने देखा होगा कि IPOs के या डिवेंचर्स के रूप में भी शेयर होल्डर्स होते हैं. सो मैनेजर का काम यह है कि वॉट एवर प्रॉफिट इज being earned by the company that should be equally proportionally divided within the shareholder. जितने भी शेयर होल्डर जितना जितना उन्होंने शेयर किया उसी के प्रोपोर्शन में उनको प्रॉफिट दिया जाए ताकि शेयर होल्डर्स का एक तरह से उन पर फेट बना रहे. दूसरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइम टू टाइम कंपनी का चार्ट, कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट, वो सारे शेयर होल्डर्स को अवेलेबल हो कि इस समय हमने जिस भी कंपनी में पैसा लगाया उस कंपनी का स्टेटस क्या है, वो लॉस में है, प्रॉफिट में है या स्टेबल है. तो ये दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोफेशनल मैनेजर टू प्रोवाइड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर्स. इंफॉर्मेशन दे और इनका जो प्रॉफिट्स है उनको प्रोपोर्शनली उनमें सब में उनको मिले. तो ये एक प्रोफेशनल मैनेजर का
रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स एम्प्लॉय, यस, एम्प्लॉय के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफेशनल मैनेजर की है कि उन सबका जो टेक केयर किया जाए, उनकी सैलरी वेज टाइम टू टाइम मिले, और जो डिफरेंट नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो करते हुए बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो डिफरेंट काइंड की फैसिलिटी हैं, जैसे क्रच है, अगर किसी में महिलाएं काम कर रही हैं किसी फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ क्रच होना जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे उस क्रच में प्ले कर सकें और या डेवलप कर सकें अपने आप को। दूसरा, मेडिकल फैसिलिटीज जरूरी है एवरी फर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड, जो डिफरेंट काइंड के, जो आपने देखा होगा कि अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो वहाँ कई बार प्ले स्कूल्स भी होते हैं, और बड़ी है तो वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल्स तक होते हैं, सेकेंडरी स्कूल्स तक होते हैं। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ एम्प्लॉय या नंबर या साइज ऑफ फर्म, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितना बड़ा साइज, जितनी बड़ी फर्म होगी, उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट काइंड की फैसिलिटीज उसमें जुड़ती जाएंगी, और उन सबको टेक केयर करना, उन सबको इंश्योर करना, दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर। एंड एटमोस्ट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एम्प्लॉय को टाइम से उनको वेज मिले, टाइम से उनके जो ड्यूज हैं वो उनको मिले, और उनको जो लीव्स वगैरह वगैरह ये सब इनको प्रॉपरली उनको टेक केयर हो। दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स सप्लायर, देखिए जो भी रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं मैं फर्म को टू मेक द प्रोडक्ट, उसमें सप्लायर जो आते हैं उनके प्रति मैनेजर की बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट जैसे ही वो माल को या उसको रॉ मटेरियल को डिलीव करें, उनका पेमेंट टाइमली हो और विदाउट एनी हर्डल्स हो। दूसरा, जो वो ला रहे हैं, जो प्रोडक्ट ला रहे हैं, उनको प्रॉपरली सेफ सिक्योरिटी में उनको रखना। तीसरा, जो सप्लायर की जो विद इन द कंपनी में अगर कोई भी इंसिडेंट, कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है, उनको भी टेक केयर करे, क्योंकि वो उस समय उस कंपनी में होते हैं। तो सप्लायर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ हैं, फेयर प्राइस उनको मिले, प्रॉम्प्ट मिले, टाइमली मिले, ये सब जिम्मेवारी हैं आपके प्रोफेशनल मैनेजर की टुवार्ड्स सप्लायर। सप्लायर के बाद एक नेक्स्ट और आता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर वो होते हैं जब प्रोडक्शन बन के तैयार हो जाए। सप्लायर तो रॉ मटेरियल पहुंचाते हैं, लेकिन जब प्रोडक्शन बन के तैयार हो गया, उस प्रोडक्शन को एट द डोर स्टेप ऑफ कस्टमर पहुंचाने का काम होता है डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर का। इन दोनों की भी वही सेम सीन है कि प्रोफेशनल मैनेजर इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को इनके जो वो हैं शेयर्स हैं, या इनके जो तरह से जो ये परसेंटेज कमीशंस हैं, इन सबको टाइमली प्रोवाइड करें, क्योंकि वो लोग ही एक्चुअली प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ताकि उन्हीं की रिटेलर की वजह से, डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से ही कस्टमर डिफरेंट लोकेशन पर एट देयर डोर स्टेप प्रोडक्ट को खरीद पा रहे हैं। तो दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर टू टेक केयर ऑफ द इश्यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर रिगार्डिंग वेज। वेज मीन्स उनका तो परसेंटेज होता है ना, कमीशन होता है, और इफ डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर सैलरी बेस हैं तो उनकी प्रॉपर सैलरी या उनके जो अदर बेनिफिट्स है वो टाइम टू टाइम दिए जाएं उनको। दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर। एक प्रोफेशनल मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो टुवार्ड्स इंडस्ट्री एंड कंपटीशन, देखिए ये तो दोबारा से इसमें चूंकि दोबारा वही बात कर रहे हैं कि अपनी कंपनी के प्रति जिम्मेवारी, और जो कंपटीशन आ रहा है आस पड़ोस से या जो नियर मार्केट से, उन सबको फेस करना, उन सबको डील करना, दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर। तो द थिंग इज न्यू, इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स यूनियन, आपने देखा होगा इन एवरी फर्म, एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर मस्ट बी ए यूनियन। हर जगह यूनियन होती है। अपने स्कूल में होंगे तो वहाँ भी स्टूडेंट यूनियन होती थी, आप किसी कंपनी में हैं तो वहाँ भी लेबर यूनियन होती है, मैनेज और बहुत सारी यूनियंस होती हैं। उन यूनियंस का काम है कि अपने जो यूनियन में जो लोग हैं उनके जो राइट्स हैं उनको टाइम से दिलाएं। ऐसे में यूनियन के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो एश्योरेंस दे कि वी आर गिविंग ऑल ड्यूज टू द एम्प्लॉय,
दूसरा, अगर कोई डिमांड है फर्दर यूनियन की, तो उस पर बैठ करके कलेक्टिवली बार्गेन करें कि हाँ, ये पॉसिबल है, ये चीज़ हम अपने एम्प्लॉय को दे सकते हैं, और ये चीज़ें हम फर्दर जब हमारी कंपनी और प्रॉफिट गेन करेगी, तो ये सारी चीज़ें भी हम आगे इन फ्यूचर के लिए हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। तो दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर टुवार्ड्स द यूनियन ऑफ द फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स आते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट को भी टैक्स पे करना होता है, फर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को। गवर्नमेंट की जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबको टेक केयर करना भी प्रोफेशनल मैनेजर का काम है, यानी कि टैक्स टाइम से दें, और जो रूल्स एंड नॉर्म्स आते हैं गवर्नमेंट के, उनको प्रॉपरली उनको इंश्योर करें कि दैट ऑल आर बीइंग टेकन केयर, दैट ऑल आर बीइंग ऑनर्ड बाय द एम्प्लॉय। ये भी एक प्रोफेशनल मैनेजर का काम है। जितनी भी लीगल इश्यूज हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उन सबको टाइम टू टाइम उनको कंप्लीट करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, यस, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ना अपनाए मैनेजर्स, प्रोफेशनल मैनेजर, जो सोसाइटी को एक तरह से खराब लगे या सोसाइटी उसको अदरवाइज ले। सो सोसाइटी के साथ कॉर्डियल रिलेशन बनाना, सोसाइटी का फेथ गेन करना, सोसाइटी के बीच में रह कर के अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना, दैट इज द नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोफेशनल मैनेजर। वो एक वेल विशर के रूप में काम करे सोसाइटी का, तभी वो अपना गेन कर सकता है। ये भी एक थी, पहली पढ़ी हमने टास्क ऑफ द प्रोफेशनल मैनेजर, दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोफेशनल मैनेजर। सो इस स्लाइड्स को हम यहीं पर बंद करते हैं और थोड़ा 1 मिनट का ब्रेक, देन वी विल स्टार्ट फर्दर। देखिए, whatever the task and whatever the responsibility for a professional manager, that is possible by the kind of skill। तो किस तरह की स्किल मैनेजर में होनी चाहिए, मैनेजरल स्किल किस टाइप की होती हैं, वो किस तरह का रोल पे करती हैं टुवार्ड्स द मैनेजरल एक्टिविटीज़। तो हम मैनेजरल स्किल में इसको थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि क्या है मैनेजरल स्किल और इसका
किस तरह से वेरियस लेवल पर मैनेजर स्किल होता है और किस तरह से ये डिसीजन मेकिंग में काम आती है, या इसको हम लोग कैसे अपने मैनेजमेंट में अपने फर्दर या बेटर आउटपुट के लिए या बेस्ट प्रोडक्शन के लिए या बेस्ट प्रॉफिट के लिए मैनेजरल स्किल कौन कौन सी होनी चाहिए एक मैनेजर में, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो देखिए, मैनेजर होना अपने आप में एक स्किल है। जब तक एक पर्सन में कुछ स्किल नहीं होंगे जो मैनेज कर सके, यानी कि लीडरशिप अपने आप में स्किल है, and without leadership, a manager, whether it is a professional manager or any other kind of manager, will not be able to perform good, because without skill he or she will not able to handle the situations which occurs time to time while uh, functioning in the firm and organization. So किस टाइप के स्किल्स हैं मैनेजर के लिए? सबसे पहला है प्लानिंग स्किल। देखिए, कोई भी मैनेजर सबसे पहले अपनी फैक्ट्री में, अपनी फर्म में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आउटपुट पाने के लिए या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या प्रॉफिट पाने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करता है। तो एक प्लानिंग एक स्किल है, मैनेजरल स्किल है, जिसके साथ इनबिल्ट होना है एक पर्सन को, तभी वो एक प्रोफेशनल मैनेजर या मैनेजर के रूप में काम कर पाएगा। लेकिन किस तरह की प्लानिंग? Hence, planning skill will include किस किस चीज़ों को प्लानिंग स्किल? बीइंग एबल टू थिंक अहेड। जब तक कोई भी मैनेजर फर्दर ना सोचने की शक्ति रखता हो, ही और शी कैन नॉट बी ए मैनेजर। सो एक है सोचने की स्किल, आगे चीज़ों को सोचे। एबिलिटी टू फोरकास्ट फ्यूचर एनवायरमेंट ट्रेंड अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन। आने वाले समय में किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किस तरह का फ्यूचर कंपनी का हो सकता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस कंपनी की प्रोग्रेस में या कंपनी की जो वर्किंग स्टाइल है उसमें एक तरह से अफेक्ट कर सकते हैं। तो फोरकास्ट कर सके, ये स्किल एक मैनेजर में होना चाहिए। एबिलिटी टू स्टेट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको समझे और उनके अकॉर्डिंगली फर्दर अपनी कंपनी में, अपने फर्म में उनको सुधार ला सके। तो ये एबिलिटी भी एक मैनेजर में होनी चाहिए। एबिलिटी टू चूज स्ट्रेटजीज विच विल हेल्प इन अटेनिंग दीज ऑब्जेक्टिव्स विद रेस्पेक्ट टू फ्यूचर ट्रेंड्स। जो भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पाने के लिए बहुत सारे स्ट्रेटजीज, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन उनमें से बेस्ट स्ट्रेटजीज को चुनने की एबिलिटी भी एक स्किल है, वो एक मैनेजर में होनी चाहिए। एबिलिटी टू अराइव एट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। एक एबिलिटी ऐसी हो कि जो हमारा जो स्टैंडर्ड हैं, जो लेट डाउन स्टैंडर्ड है कंपनी के, वो उनके अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को समझ सके कि हाँ यस, ये हमारा एक बेंचमार्क है और इससे नीचे नहीं जाने की ज़रूरत है। ये इस तरह की जो प्लानिंग स्किल्स हैं वो मैनेजमेंट में मैनेजरियल स्किल का एक पार्ट है। सो मैनेजरियल स्किल में एक है प्लानिंग स्किल, और प्लानिंग में जो हमारे 4-5 पॉइंट हैं कि ये एबिलिटी प्लानिंग स्किल का पार्ट है। दूसरी ऑर्गेनाइजिंग स्किल। कोई भी चीज़ काम कर रही है, वो पुराने रूप में ओल्ड पैटर्न में काम कर, लेकिन उसको फर्दर एक ऑर्गेनाइज करना भी एक स्किल है कि उसको किस तरह से हम प्रॉपर उसको सही तरीके से हम उसको करें ताकि चीज़ें तेज़ी से हों, इफ़ेक्टिवली हों और अंडर द कंट्रोल हों। उन सब चीज़ों को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना, यानी ऑर्गेनाइजिंग भी एक स्किल है एक मैनेजर के लिए, चीज़ों को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करे। जैसे एबिलिटी टू एनालाइज एंड डिस्क्राइब वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल जॉब। कोई भी व्यक्ति का जॉब इधर से उधर ऑर्गेनाइज कर सके। अगर सपोज करिए कोई आईटी प्रोफेशनल अगर किसी लेबर के रूप में काम कर रहा है, तो उसको प्रॉपर सेट दे जहाँ पे उसकी एबिलिटी को और बढ़ाया जा सकता है या उससे और ज़्यादा काम लिया जा सकता है। एबिलिटी टू सेलेक्ट, ट्रेन एंड इंडक्ट पीपल इन जॉब। अच्छे लोगों को अपॉइंट करे अच्छे सेगमेंट में। एबिलिटी टू ड्रॉ वर्किंग लाइंस, डिफाइन अथॉरिटी एंड स्पान ऑफ कंट्रोल अमंग द पीपल। एक वर्किंग
लाइन वर्किंग लिंक्स डेवलप करे, लोगों में फेथ डेवलप करे, लोगों को जो उनका जो रेस्पेक्ट है वो गेन करे। और वो तभी पॉसिबल है जब एक अथॉरिटी को डिफाइन करें कि हमें हमारे साथ कैसा बिहेव करें हमारे एम्प्लॉय, तो उसके लिए हमें उनके साथ किस तरह का बिहेव करना चाहिए। एबिलिटी टू चेंज दीज वर्किंग लिंक्स whenever there are major change in the environment। आपने देखा होगा कि कई बार बहुत सारे एम्प्लॉय को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में हमने रखा है, लेकिन एक अचानक कोई चेंज आ जाता है या कोई पॉलिसी आ जाती है, तो ऐसे केसेस में हमें एम्प्लॉय को सेलेक्ट करके उस चेंज के अकॉर्डिंग हमें जॉब पोर्टफोलियो चेंज करने पड़ते हैं अपने वर्कफोर्स के। ये एबिलिटी भी होनी चाहिए कि किसको कहाँ पर सेट करना है, ताकि हमारा बेटर प्रोडक्शन या बेटर आउटपुट हमें मिल सके। लीडिंग स्किल तो फॉरमोस्ट स्किल है, मैंने कहा कि बिना लीडिंग स्किल के तो मैनेजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। सबको साथ लेके चल सके, सबके अगर डिस्प्यूट्स भी हैं उन सबको कोप अप करे, उन सबको रिमूव करके, उन सबको कन्विंस करके, इस एक ही मोटिव हो कि सब लोग कंपनी के लिए, फर्म के लिए काम कर सकें। और तभी पॉसिबल है जब मैनेजर में एक ये लीडिंग स्किल होगा, ये तभी पॉसिबल है। अपने काम को वैल्यू सबको करना सिखाएं, अपना जो फर्म है उसको सब इम्पोर्टेंस देना सिखाएं, लोगों में इस तरह की पर्सनैलिटी डेवलप करें कि वो लोग फर्म को पहले और अपने आप को बाद में सोचें। तो ये पॉसिबल है लीडरशिप क्वालिटी के साथ ही। लोगों का परसेप्शन चेंज करना पड़ सकता है, लोगों का एटीट्यूड चेंज करना पड़ सकता है। ये डिफरेंट जो टाइम टू टाइम एक्टिविटी, टाइम टू टाइम सेमिनार, ओरिएंटेशंस होते हैं, ये इसी से पॉसिबल हैं। और उसके लिए मैनेजर शुड बी वेल इक्विप्ड विद ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। कंट्रोलिंग स्किल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको टाइम टू टाइम कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बहुत, जैसे आपका लेबर फोर्स को कंट्रोल करना, या अननेसेसरी वेस्टेज रूप में जो मनी फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करना, या और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको टाइम टू टाइम कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कंट्रोलिंग स्किल भी होने की ज़रूरत है, वो एक मैनेजर में होनी ज़रूरी है। लोगों से फीडबैक ले, लोगों से बात करे, लोगों से एक तरह से जो उनके जो आइडियाज़ हैं उनको जनरेट करे, और उसके बाद में बेस्ट सेट ऑफ प्रैक्टिस यूज करके लोगों में कंट्रोल करे, ताकि मैनेजमेंट में प्रॉपर काम होता रहे टाइम टू टाइम। सॉरी। एक है डिसीजन मेकिंग, राइट डिसीजन एट राइट टाइम। एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कोई भी मैनेजमेंट के लिए कि सही समय पर सही डिसीजन हो जाए तो सही प्रोडक्शन और बेटर आउटपुट मिलते हैं। आपने देखा होगा वो हिंदी में कहावत है, का वर्षा जब कृषि सुखाने। जब पानी की ज़रूरत थी तब तो पानी आया नहीं, तो जब खेत सूख गया तब पानी, कितना ही पानी दिया जाए कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे राइट डिसीजन अगर समय पर ना हो, डिसीजन आप राइट है लेकिन वो टाइम बार होने के बाद या समय चूक जाने के बाद अगर राइट डिसीजन ले लो, देयर इज़ नो वैल्यू, देयर इज़ नो यूज, देयर इज़ नो इम्पोर्टेंस ऑफ दैट राइट डिसीजन। सिमिलरली, इफ राइट टाइम पर आप जो डिसीजन नहीं ले रहे हैं, डिसीजन बहुत बाद में ले रहे हैं, ये सब चीज़ें, तो मैं डिसीजन मेकिंग स्किल में मीन्स कोई भी मैनेजमेंट हो या कोई भी मैनेजर हो, उसको राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने की एबिलिटी हो। दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल, दैट इज डिसीजन मेकिंग स्किल। और इस डिसीजन मेकिंग स्किल से कंपनी टॉप पर भी पहुंच सकती है और कंपनी डाउन पर भी पहुंच सकती है। दैट इज द अप टू द मैनेजर हु इज डीलिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन। वो तभी पॉसिबल है जब उसकी खुद की डिसीजन मेकिंग प्रॉपर हो। लेवल्स ऑफ मैनेजर, फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजर होते हैं जिसमें जो कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं उनको फर्स्ट लेवल मैनेजर कहते हैं। मिडल लेवल मैनेजमेंट में जो आपके जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ये सब मिडल में। उसके बाद जो एम्प्लॉय के रूप में काम करते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में, जैसे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट में है। उसके बाद में डाउन द लाइन है मैनेजमेंट में, वो डिफरेंट सेक्टर वाइज मैनेजमेंट होते हैं। मैनेजरियल स्किल एट वेरियस लेवल, तो जैसे लेवल होगा उसी के अकॉर्डिंग मैनेजरियल स्किल भी चेंज हो जाएंगे। अगर ऑनर है उसको किस टाइप की स्किल होना है, उसको लीडरशिप
स्टाइल होनी चाहिए कि वो प्रॉपर लीड कर सके कंपनी को, प्रॉपर डिसीजन ले सके। तो जिस टाइप का लेवल होगा उसी टाइप की आपकी स्किल होगी। मान लो सपोज करिए कोई टेक्निकल फील्ड में काम कर रहा है तो टेक्निकल स्किल उसमें ज़रूरी है। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें काम कर रहा है तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल ज़रूरी है। अगर कोई ह्यूमन रिसोर्स में काम कर रहा है तो उसको ह्यूमन से रिलेटिंग स्किल ज़रूरी है। तो ये जिस तरह का मैनेजमेंट है, कॉन्सेप्चुअल काम कर रहा है, यानी कि ऑपरेशंस में काम कर रहा है, तो उसको उसी तरह की स्किल की ज़रूरत है। एक स्किल का पर्सन एक ही स्किल में काम करेगा, ना कि ऐसा नहीं है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, ये सभी तरह की स्किल हैं और मास्टर किसी में नहीं है। तो प्रॉपर है कि एक ही स्किल में मास्टरी हो, दैट इज बेटर। तो ये आपका जो फर्स्ट ब्लॉक है, क्योंकि इसमें 3 ब्लॉक ही हैं, चौथा ब्लॉक जो था वो शायद नहीं मिल पाया है प्रिंट की वजह से। इसको हम कल ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो पहले तो इसको हम स्टॉप करते हैं एंड यस, तो ये आपका MV5 का फर्स्ट ब्लॉक था। इससे रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप बताएं। आप लोगों ने सबने अपने असाइनमेंट जमा कर दिए? नहीं सर, अभी जमा नहीं हुए हैं। आई थिंक लास्ट डेट तो मार्च में है ना शायद। हाँ, अभी शुरू ही नहीं हुए थे सर। वेबसाइट पे भी असाइनमेंट नहीं आए अभी? नहीं, अभी शुरू नहीं हुए जमा होने। अच्छा, ओके, बट आप लिखना शुरू कर दीजिए, बिकॉज दिस इज हाँ, अ लिख राइट। लिए लिख लिए। लिख करके उसको आप जमा कर दीजिए। हैंड रिटन किए हैं ना आपने अपने हाथ से? जी सर। उसमें थोड़ा लेफ्ट एंड राइट में कुछ स्पेस भी छोड़ दिए होंगे फॉर द मार्जिनल कमेंट्स। हाँ, स्पेस थोड़ा छोड़ा है वैसे। क्योंकि जब आप ये काइंड ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का एक थंब रूल है कि आपका टीचर असाइनमेंट इवैल्यूएशन के समय भी आपके साथ हैं। जब आप असाइनमेंट लिखते हैं तो आपके जो इवैल्यूएटर हैं वो इसको इवैल्यूएट करके 10 में से 7 या 8 मार्क्स ऐसे ही नहीं दे देते हैं। वो कमेंट भी लिखते हैं कि आपने ये चीज़ छोड़ी या इन चीज़ों को आप इंक्लूड कर लेते तो आप बेटर मार्क्स पा सकते हैं। जी। इसलिए असाइनमेंट्स को ऐसी फॉर्मेलिटी ना लेकर के उसको अच्छे से लिखने की ज़रूरत है। और वैसे भी 30% वेटेज आपका है, 100 में से 30 मार्क्स तो आपको असाइनमेंट्स में है, इसलिए उसको भी और प्रॉपर लिखने की ज़रूरत है। क्योंकि वो आपके हाथ में है, उसको आप 30 में से 30 या 29 जितने भी पॉसिबल हो उसको आप कैसे ले सकते हैं, दैट इज इन योर हैंड। तो जी सर। टाइमली जमा करिए, हैंड रिटन जमा करिए। मार्जिन्स इसलिए दीजिए चूँकि जिस तरह मैनेजर या प्रोफेशनल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कलेक्ट योर इवैल्यूएटेड असाइनमेंट बैक फ्रॉम योर स्टडी सेंटर, ताकि आप देख सकें कि आपके टीचर ने किस किस तरह के सुझाव आपको दिए हैं फर्दर एग्जामिनेशन के लिए। और वैसे भी इसलिए ज़रूरी है, जब आपके पास असाइनमेंट वापस आ जाता है तो एग्ज़ाम से पहले एक बार उसको भी देख लें, तो आपको रिवीजन के रूप में काम करता है आपका असाइनमेंट। सो असाइनमेंट हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड वन हैज़ टू टेक केयर, वन हैज़ टू राइट इट वेरी केयरफुली। थैंक यू सर। यही है, आज 2 लोग नहीं आए। कौन? एक तो एक मैडम थी, वो भी नहीं आई हैं। हाँ, वो इनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं तो एक काइंड ऑफ रिवीजन तो हो जाता है, क्योंकि काउंसलिंग ये इम्पोर्टेंट है सर। काफी चीजें काफी अच्छी बताई हैं आपने। क्योंकि काउंसलिंग फेस टू फेस टीचिंग नहीं है, इट जस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। लेकिन जो काउंसलर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि इस कम समय में ज़्यादा नहीं हो तो कम से कम काइंड ऑफ ओवरव्यू हो जाए, काइंड ऑफ डिस्कशन हो जाए। नहीं सर, सिंपल वर्ड्स में आपने काफी अच्छा गाइड किया है। चलिए, इसको चूंकि कल सेकंड ब्लॉक का रिव्यू करेंगे
तब तक के लिए विदा, गुड नाइट। Okay, good night.